अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय केएच। आज हम एनटीएस गेट जनरल टेस्ट का पास्ट पेपर और जिसका पार्ट 3 जो है ना, ये हम डिस्कस करने लगे हैं। और ये बेसिकली क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन है, जिसको बेसिकली हम 3 वीडियोस में अपलोड करने लगे हैं। ये बेसिकली हमारे पास एनटीएस गेट जनरल टेस्ट का जो पास्ट पेपर है ना, गेट ए का, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। और जिसको हमने 3 वीडियोस के अंदर डिस्कस किया, और ये हमारे पास इसकी थर्ड यानी कि लास्ट वीडियो है। पहले इसका पार्ट 1 और 2 जो है वो अपलोड हो चुका है। अच्छा, तो यहाँ पे ना पिछली वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर जो 90 है ना, वहाँ तक सॉल्व किया था। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 91 सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं हर बार आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो होती है, ये समझना बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 में कहा गया, अ नंबर एक्स इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। कहता है कि एक सेट ऑफ इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं किस तरह का होता है, तो उसमें बेसिकली आपके पास इंटीजर्स आएंगे, यानी कि जो 10 से छोटे होंगे। ठीक है, लेस देन 10। तो और होंगे भी पॉजिटिव, तो 1 से स्टार्ट होंगे। 10 से छोटे लेने थे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये हमारे पास 10 से छोटे तमाम के तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ओके, अब उन्होंने कहा था कि ये 10 से छोटे आपने तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेने हैं, और उसमें से कोई एक रैंडम नंबर उन्होंने चूज किया था, और वो कोई एक्स है। अब हमें नहीं पता कि वो कौन सा उन्होंने चूज किया है। यानी कि वो 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, कोई भी नंबर हो सकता है वो। ओके, कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप हमें बताएं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है दैट 9/x इज ग्रेटर देन एक्स। यानी कि जो आपने नंबर चूज किया था वो कोई भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी। अगर हम 9 को उस नंबर पे डिवाइड करें तो उसका आंसर बड़ा आना चाहिए उस नंबर से। यानी कि इसका मतलब मैं ये समझा देता हूँ। अगर बिलफर्ज आप यहाँ पे 2 आपने चूज किया था, ठीक है, एक्स की जगह पे, वो जो आपको कह रहा है ना था कि एक्स आपने एक नंबर चूज किया, रैंडम नंबर है। बिलफर्ज मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपने वो 2 चूज किया था। तो अगर मैं 9 को 2 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 4.5 आएगा। और ऑब्वियसली मैंने अभी आपको कहा है कि आपने कौन सा नंबर चूज किया, 2। तो यहाँ पे देखें तो जो x है, इसकी जगह पे अगर मैं 2 लिखूं और इसकी जगह पे भी 2 लिखूं, तो 9 को 2 पे डिवाइड करूंगा तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 4.5। और अगर इधर x की जगह पे 2 लिखूंगा तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ना, ट्रू है। यानी कि इसका मतलब है कि वो मे बी ऐसे भी हो सकता है, शायद वो नंबर 2 हो। क्योंकि हो सकता है कि उसने वो वाला नंबर जो चूज करना था, रैंडम नंबर, में भी उसने 2 चूज किया हो। क्योंकि उसमें क्या आ रहा है, 9 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 2 से बड़ा ही आ रहा है। ओके, बहरहाल इस तरह का वो कहता है कि इस तरह का कोई नंबर चूज हुआ है। लेकिन आप हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो ऐसा ही नंबर चूज हुआ होगा। यानी कि उसको जब आप 9 को उस पर डिवाइड करो तो आंसर उससे बड़ा ही रहे। यानी कि ये बेसिकली ना एक पॉसिबिलिटी ही आप समझ लें। वैसे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है पॉसिबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी में। लेकिन मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए वर्डिंग जो यूज़ कर रहा हूँ ना, वो यूज़ कर रहा हूँ पॉसिबिलिटी की। क्योंकि उसके पास टोटल तो ये थे 9 नंबर थे। यानी कि वो 1 चूज़ कर सकता था, 2 चूज़ कर सकता था, 3 चूज़ कर सकता था, अप टू सो ऑन। वो 9 में से कोई भी नंबर, यानी कि 9 नंबर में से वो चूज़ कर सकता था कोई एक नंबर। लेकिन कितने चांस हैं कि उसने कोई ऐसा ही नंबर चूज किया होगा जो इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा होगा। कितने चांस हैं, ठीक है। बहरहाल आपको सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी का बच्चों जो फार्मूला होता है ना, वो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है कि यहाँ पे आपके पास फेवरेबल आउटकम्स, मैं मुकम्मल इसको कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ, फेवरेबल आउटकम्स। यानी कि फेवरेबल आउटकम्स का ये मतलब है कि वो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रही हैं, जो कि अगर वो उनमें से चूज करेगा तो ये स्टेटमेंट ठीक रहेगी। लेकिन यहाँ पे डिवाइड इसको करना होता है टोटल आउटकम्स पे। अब टोटल आउटकम्स जो होंगी वो भला कौन कौन सी हैं, यानी कि वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक कोई भी चूज कर सकता था। ये जो टोटल आउटकम्स है ना, तो ये तो आसानी से कैलकुलेट हो चुकी हैं कि ये हमारे पास टोटल जो आउटकम्स हैं, हम इस फार्मूले को फॉलो अप कर रहे हैं। ये आप इसको भूल जाओ, ये वाला 9 जो है ना, ये वाला इधर मैंने जो 9 लिखा है, ये वाला नहीं है। ये आपने ख्याल माइंड में रखना है अपने में। अच्छा, तो बहरहाल मैं तो अभी बस फार्मूला मैंने आपको बताया है कि ये कोई इस तरह का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। और इस फार्मूले में अब मैं वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। टोटल आउटकम्स क्या हैं कि वो 1 पुट कर सकता था, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी कि उसके पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज थी ना, वो 9 थी। ओके,
अब हमने ये देखना है कि इसमें से फेवरेबल आउटकम्स कौन सी हैं, यानी कि ऐसी कौन सी आउटकम्स हैं जो उसकी फेवर में हैं। वाओ, ये तो आसान सी वर्डिंग हो गई। यानी कि अगर मैं 1 इसमें प्लग इन करता हूँ, अब हम इसको बाकायदा चेक करेंगे। अगर मैं 1 इसमें प्लग इन करता हूँ इसके अंदर, तो 9 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि इसका आंसर आएगा 9। और ये क्या आएगा इस साइड पे, x की जगह पे 1। तो अब ये इसको फॉलो कर रहा है, इसकी स्टेटमेंट को ये सही तरीके से फॉलो कर रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मे बी 1 भी चूज कर सकता था। अगर 1 चूज उसने की है तो भी ये स्टेटमेंट ट्रू आ रही है। अच्छा, अगर 2 उसने जो है ना सिलेक्ट किया था नंबर, तो भी ये स्टेटमेंट ट्रू है, वो ऑलरेडी हमने देखा भी है। ठीक है, अगर 2 भी सिलेक्ट करेगा तो भी वो स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन क्या होगा कि अगर उसने शायद 3 सिलेक्ट किया हो, अगर वो 3 सिलेक्ट करता है तो इसका मतलब है कि ये 9 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, जो कि वो कहता है कि ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 3 क्यों होना चाहिए। लेकिन ये तो ऐसा हो भी नहीं रहा। ये 3 इसको अब कैंसिल करेंगे, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9। तो यहाँ पे ये आ रहा है कि 3 ग्रेटर देन 3, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, ये फॉल्स है। तो यहाँ से आगे ये 3 से लेकर आगे सारी की सारी स्टेटमेंट्स बोला क्या हैं, ये ट्रू नहीं है, फॉल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ओनली 1 और 2, ये दो कंडीशंस उसके पास हैं कि अगर या तो उसने 1 चूज करना है या फिर उसने 2 चूज करना है। अगर 1 और 2 चूज करेगा तो ही इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो बन पाएगी। इसका मतलब है कि उसकी फेवर में जो कम आउटकम्स आ रही हैं, उसकी जो फेवरेबल आउटकम्स है ना, वो 2 हैं, या तो 1 वाली या फिर 2 वाली। अगर आप 2 को 9 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास एक आंसर आएगा, जो कि इन्होंने इसको पॉइंट्स में नहीं लिखा हुआ, बस ये आपके पास ऑप्शन नंबर जो बी है ना, यानी कि 2/9, ये हमारे पास राइट आंसर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो प्रोबेबिलिटी चेक करनी थी वो हमने प्रोबेबिलिटी चेक कर ली है। और इसमें ये वाला आपने फार्मूला जो है ना इसको माइंड में रखना है, और ये देखना है कि फेवरेबल आउटकम्स क्या होती हैं और टोटल आउटकम्स क्या होती हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 91। अब हम क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 जो है ना ये काफ़ी इजी है। मतलब कैसे, उन्होंने हमें x की वैल्यू दी हुई है और वो कहता है कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये तो बड़ा आसान नहीं, 2 और x की जगह पे हम x की वैल्यू लिख देते हैं -5 और इसका स्क्वायर, फिर -3, x की जगह पे इसकी वैल्यू जो कि -5, और फिर -7 इज इक्वल टू वट, ये किसी की इक्वल नहीं है। ठीक है, इसको हम आगे इधर सॉल्व करते हैं। अच्छा, 2 को कुछ ना कहें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 5 ज़र 25। ओके, ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और 5 3 ज़र 15, फिर माइनस का 7। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ना डायरेक्ट करने लगा हूँ। 25 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 50, 50 में अगर मैं 15 ऐड कर दूंगा और फिर उस जो भी आंसर आएगा उसमें से -7 कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 58। यानी कि ये हमारे पास इसका जो आंसर है, इसकी जो वैल्यू आ चुकी है वो बेसिकली 58 आ चुकी है, और ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ओके, अब हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में कहता है इफ अ मैन टेक्स 2 आवर्स टू रो 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अच्छा, ये ना इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर एक बंदा है वो 7 किलोमीटर अप स्ट्रीमिंग करता है, यानी कि ना 7 किलोमीटर वो कश्ती जो है ना वो चलाता है पानी की अपोजिट साइड पे। ठीक है, पानी की अपोजिट साइड पे, दरिया के अपोजिट साइड पे, यानी कि जिस साइड से पानी आ रहा है ना उस साइड की तरफ जाना है उसने। तो वो 7 किलोमीटर का सफ़र करता है 2 घंटों में। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2 आवर्स टू रो, रो यानी कि वो कश्ती चलाता है 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम, उल्टी साइड पे। या फिर वो क्या करता है, इन दोनों में से एक और, या फिर वो एक और काम करता है, वो ऐसे करता है कि 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीमिंग करता है उन्हीं 2 घंटों में। टाइम सेम लगा रहा है लेकिन सफ़र क्या है, कम ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि अगर वो पानी के अपोजिट चलेगा ना तो जब वो कश्ती चलाएगा वो उसमें उसने बेसिकली चप्पू चलाना है ना। तो अगर वो हाथ से जिसको वो करते होते हैं कश्ती को चलाते हैं जिससे, तो अगर तो वो पानी के अपोजिट साइड पे जाएगा तो वो 7 किलोमीटर का सफ़र कर रहा है, और जिस साइड पे पानी जा रहा है, जिस साइड पे पानी की वेव्स जा रही हैं, लहरें जा रही हैं, करंट्स जा रही हैं, अगर उसी साइड पे सफ़र करता है तो फिर वो 15 किलोमीटर 2 घंटों में कर रहा है, सेम टाइम में। यानी कि कहता है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द करंट। हमने ना बेसिकली उस वक्त पानी की जो स्पीड है ना वो हमने बतानी है। अब अगर आपने कोई भी स्पीड बतानी हो ना तो स्पीड का आपको फार्मूला आना चाहिए। 7 किलोमीटर वो सफ़र कर रहा है इसमें कितने 2 आवर्स में,
यहाँ से आप इसकी स्पीड निकाल लें कि वो बंदे की ना उसकी स्पीड कितनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा अप स्ट्रीमिंग करते हुए उसकी स्पीड। कंप्लीट मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूंगा, बस आपको ये थोड़ा आइडिया हो जाए कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, अप स्ट्रीमिंग की जो उसकी स्पीड है ना वो कितनी है। तो स्पीड भला कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप टोटल डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड कर देते हैं। तो डिस्टेंस हमारे पास 7 किलोमीटर है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा टाइम के ऊपर यानी 2 के ऊपर, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जो कि हमारे पास होगा 3.5 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे पास स्पीड आ चुकी है अगर वो अपोजिट साइड साइड पे ना ट्रेवल करता है। अब इसी तरीके से मेरे पास ना डाउन स्ट्रीमिंग भी तो है। ठीक है, डाउन स्ट्रीमिंग की जो उसकी स्पीड है ना वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये 15 किलोमीटर से ट्रेवल कर रहा था, तो 15 किलोमीटर डिवाइडेड बाय ये भी उसने 2 आवर्स में ट्रेवल किया है। तो इसका जो आंसर है ना वो हमारे पास आ जाएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये उसने भला क्या काम किया, ये उसने उसकी स्पीड थी। जब वो अपोजिट चल रहा था तो उसकी स्पीड ये 3.5 किलोमीटर थी, लेकिन जब वो जिस साइड पे पानी जा रहा था उसी के साथ साथ पानी वाली सिमत में जब गया तो उसकी स्पीड थी 7.5 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों यहाँ पे देखें ना तो हमने बेसिकली कैलकुलेट करनी है पानी की स्पीड। अब देखें, अगर तो पानी अपनी स्टिल पोजीशन पे होता, यानी कि वो हरकत ही ना कर रहा होता, अगर पानी स्टिल पोजीशन पे होता तो फिर स्पीड ऑफ जो मैन है ना उसको हम अगर कैलकुलेट करना चाहते तो भला क्या होती, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। ये मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब ये भला कैसे होगी, स्टिल वाटर के अंदर अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो इसका मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि मेरे पास तो बस उसके चलते हुए पानी की स्पीड थी ना। जब पानी अपोजिट साइड पे चल रहा था तब की स्पीड है, और जब पानी उसके साथ साथ उसी सिमत में जा रहा था तब की भी स्पीड है मेरे पास। लेकिन मेरे पास ना उस बंदे की वो वाली स्पीड नहीं है जब वाटर जो है ना वो स्टिल होता, ठहरा हुआ होता, रुका हुआ होता। अच्छा, इसको मैं जो स्टिल वाटर वाली स्पीड है ना उसको मैं बी कह देता हूँ कि ये मैंने अभी कैलकुलेट करनी है, या मुझे नहीं पता ना तो इसको मैंने बी कह दिया। ओके। अच्छा, इसी तरीके से एक और स्पीड ऑफ करंट में ले लेता हूँ, यानी कि वो जो लहरें हैं, वो जो पानी है उसकी भी तो एक स्पीड थी, जिसको बेसिकली मैं अभी इसमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड भी करना चाह रहा हूँ। तो उन करंट्स की, पानी की जो स्पीड है वो मेरे पास सी है, जिसको मैं अभी फाइंड करना चाहता हूँ। एक्स कह दें, जो मर्जी कह दें। अच्छा बहरहाल इसको मैंने अभी कह दिया है सी। अब बच्चों यहाँ पे ना बात बहुत मजे की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है। अब देखें, जब जो है ना अप स्ट्रीमिंग हो रही थी, यानी कि वो अपोजिट साइड पे जब ट्रेवल कर रहा था अप स्ट्रीमिंग के वक्त, उसकी जो स्पीड थी वो भला कितनी थी, 3.5 थी। ठीक है, यानी कि अप स्पीड जब थी उसकी, अप स्ट्रीमिंग जब वो कर रहा था तो उस वक्त उसकी एक स्पीड थी। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने देखना है, ये एक मैं स्नेलियो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये जो अप स्ट्रीमिंग के वक्त उसके साथ क्या हो रहा था। बेसिकली अप स्ट्रीमिंग के वक्त उसमें उसकी जो स्पीड थी ना, अगर पानी रुका हुआ होता तो फिर उसकी स्पीड भला क्या होती, बी होती। ठीक है, मतलब वो हो सकता था कि बी होती, यानी कि ज़्यादा स्पीड होनी थी अगर पानी रुका हुआ होता, क्योंकि अब वो अपोजिट साइड पे ट्रेवल कर रहा है तो जो पानी की वेव्स हैं उनकी स्पीड उसमें से माइनस हो रही है, क्योंकि वो अभी उसको स्लो कर रही है, यानी कि बी माइनस सी हो रहा है। यानी कि उस जब अगर पानी रुका हुआ होता तो उसकी स्पीड बी होती ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन जब पानी अगर अपोजिट साइड पे चल रहा है, यानी कि पानी अगर इस साइड पे जा रहा है और वो बंदा जो है ना वो उस कश्ती को चला रहा है इस साइड पे, तो ऑब्वियसली पानी की इन लहरों की वजह से या पानी के बहाव की वजह से उसकी स्पीड कुछ ना कुछ कम हो रही होगी। मतलब कितनी कम हो रही होगी, जितनी वो लहरें पीछे की तरफ जा रही हैं, अपोजिट साइड पे जा रही हैं, उतनी उसकी स्पीड भी उसी तरीके से कम हो रही है। यानी कि बी माइनस सी अगर करेंगे तो इस वक्त उसकी जो स्पीड आ रही थी जब वो अप स्ट्रीमिंग कर रहा था, मतलब कितनी आ रही थी, 3.5 आ रही थी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मैं स्पीड निकाल रहा हूँ। यानी कि इस बात को ज़रा आसान लफ्ज़ों में आप ऐसे समझ सकते हैं, जब वो अप स्ट्रीमिंग कर रहा था उस बंदे की कोई ना कोई तो स्पीड थी ना जो इस सिमत में ऐसे जा रही थी, उसको मैंने बी कह दिया। ठीक है, और उसी तरीके से सी की भी तो कोई ना कोई उस वक्त वैल्यू थी जिसको मैंने स्पीड ऑफ करंट बोला हुआ है, उसको मैंने सी कह दिया, और दोनों को माइनस करूंगा तो टोटल जो आंसर मेरे पास आना चाहिए, उसकी जो स्पीड बंदे की आनी चाहिए उस वक्त, वो कितनी आनी चाहिए, 3.5 आनी चाहिए, और वो मैंने लिख दी। अच्छा, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैं इसी तरीके से एक सेकंड इक्वेशन भी जनरेट करता हूँ जो कि डाउन स्ट्रीमिंग की है। अच्छा, डाउन स्ट्रीमिंग करते हुए ना मैं स्पीड यहाँ से बेसिकली कैलकुलेट करना चाहता हूँ। स्पीड की एक इक्वेशन बन रही है मेरे पास यहाँ पे।
अच्छा, डाउन स्ट्रीमिंग जो है ना वो करते हुए हमारे पास जो बी था ना, बी जिस सिमत में जा रहा है उसी सिमत में लहरें भी उसको और स्पीड से लेके जा रही हैं। यानी कि अगर बंदा जो है ना रुके हुए ठहरे हुए पानी में अगर उसकी स्पीड बी है और अगर वही पानी दूसरी सिमत में चल पड़े तो उसकी स्पीड उसी तरीके से डबल हो जाएगी, यानी कि सी वाली स्पीड भी उसमें ऐड हो जाएगी। यानी कि अगर बंदा इतना ट्रैवल इस स्पीड से कर रहा है और लहरें भी इस स्पीड से कर रही हैं तो वो बंदे को ना और ज़्यादा अपनी तो वो स्पीड उनकी होगी होगी, साथ उस बंदे की भी एक्स्ट्रा साथ मिल जाएगी, यानी कि बी प्लस सी हो जाएगा। तो ये इक्वल हो जाएगा 7.5 की होना चाहिए। जब आपके पास डाउन स्ट्रीमिंग हो रही थी तो उस वक्त उस बंदे की स्पीड कितनी है 7.5। बहरहाल यानी कि पानी की लहरों की स्पीड और उस बंदे की स्पीड दोनों को मिला के 7.5 होनी चाहिए किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर ना 2 बन चुकी है। अब दो इक्वेशनें बन चुकी हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास स्पीड ऑफ करंट निकले, यानी कि सी की मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ। ये स्पीड ऑफ करंट को मैंने सी के इक्वल लेट किया हुआ है ना, तो मैं चाहता हूँ सी की वैल्यू निकले। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो मेरे पास भला क्या मसला हो जाएगा, सी सी से कैंसिल हो जाएगा। तो इस वजह से आपने इन दोनों को ऐड इक्वेशंस को नहीं करना, हमने सी को कैंसिल नहीं करवाना, हमने बी को कैंसिल करवाना है। अगर बी को कैंसिल करवाना है तो इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, ताकि ये वाला सी जो माइनस वाला है ना ये भी पॉजिटिव हो जाए। ओके, तो हम ऐसे करते हैं ना कि ये बी प्लस सी ये वाला जो है इसको मैं एक बार दोबारा चले लिख देता हूँ, वैसे ज़रूरत तो नहीं थी। 7.5 इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 को, यानी कि b माइनस सी इज इक्वल टू 3.5 को मैं ना माइनस करने लगा हूँ। तो माइनस अगर करूँगा तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर निकालूं तो ये प्लस का बी और माइनस का बी दोनों कैंसिल, ये प्लस का सी और प्लस का सी, तो ये टोटल दो सी हो जाएंगे, विच इज इक्वल टू 7.5 में से जब माइनस करूंगा ना 3.5 तो मेरे पास आंसर 4 आ जाएगा। अच्छा, ये c इज इक्वल टू आ जाएगा 4/2, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 2, यानी कि ये 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4, तो c इज इक्वल टू 2 आ चुका है। यानी कि ये बेसिकली है किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट है यानी कि पानी की जो स्पीड है ना वो 2 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये हमारा राइट आंसर है। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 94, कहता है अली पेड 7,000 एज ज़कात एट द रेट ऑफ 2.5% एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम हिज सेविंग्स, कैलकुलेट हिज सेविंग्स। कहता है कि अली जो है ना उसने अपनी सेविंग्स में से 7,000 रुपये ज़कात के तौर पर दिए हैं और उसकी जो रेट उसने बताया वो दिया है 2.5% के हिसाब से। यानी कि अगर उसके पास 100 रुपया था तो उसने उसके ऊपर 2.5 रुपया दिए हैं, अगर 200 था तो उसने उसमें से 5 रुपये दिए हैं ज़कात के तौर पे। लेकिन उसने टोटल इस बार जो पे किया ना वो ना तो उसने 2.5 रुपया दिए ना 5 रुपये, बल्कि उसने दिया है पूरा 7,000। तो हमने ये बताना है कि उसके पास टोटल सेविंग कितनी थी जिसका उसने वो 2.5% निकाला है और वो 7,000 बन गया। यानी कि यह मेरी वर्डिंग पे आपने गौर करना है, बड़ी आसान सी मैंने वर्डिंग बोली है कि उसके पास वो सेविंग कितनी थी जिसका उसने 2.5% निकाला है और वो 7,000 बन गया। यानी कि उसकी जो सेविंग थी ना वो कुछ थी, एक्स थी, मुझे नहीं पता कितनी थी, और उसका उसने क्या किया, काम किया 2.5% निकाला है, यानी कि उसने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2.5% से। ये परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और अगर मैं इसका मजीद ये पॉइंट खत्म करना चाहूँ, ये वाला पॉइंट उड़ा के इसको मैं 25 काउंट करूंगा तो इधर नीचे मल्टीप्लाई बाय 10 करवा देता हूँ, यानी कि ये पॉइंट की जगह पे 1 और बाकी एक डिजिट है तो उसकी जगह पे 0। अब ये पॉइंट खत्म हो चुका है, तो ये 25 ये 2.5% का ये मतलब बनता था 25/100 ज़रब 10। ओके, अच्छा ये उसने क्या काम किया, अपनी सेविंग्स का 2.5% ये उसने निकाला और वो कितना निकला 7,000। हमने यहाँ से ये निकालना है कि उसकी क्या जो उसकी सेविंग्स है ना वो कितनी है। तो सेविंग्स को मैंने ऑलरेडी एक्स का नाम दिया है। अब यहाँ से वैसे ये सॉल्व करना कितना आसान हो गया, ये इसको ना यहाँ से ऐसे करें एक्स इज इक्वल टू, ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये वाला फैक्टर पूरे का पूरा, तो जो इधर डिवाइड में है वो उधर जाके मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, तो ये बहरहाल 7,000, इसको मैं डिवाइडेड बाय 1 और ये मल्टीप्लाई इधर करवाऊंगा, ये नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, ये ऊपर मैं इनको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 10 तो वो 1000 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 25। ओके, अच्छा इसको मैं मज़ीद अब कैंसिल करने लगा हूँ,
25 वन से 25, 25 फोर ज़र 100 होता है और साथ 0। जब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये आ जाएगा 28 और साथ में 3 0 इसके और 1 0 इसका, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 2,80,000। यानी कि उस बंदे के पास टोटल जो है ना 2,80,000 रुपीज़ थे, जिनके ऊपर उसने 2.5% ज़कात दी है और वो 7,000 बनती थी। अच्छा तो बच्चों ये हमारे पास बेसिकली ये ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये हमारा हुआ राइट आंसर। अब हमारे पास इस का क्वेश्चन नंबर 95 जो है ना, इसको हम देखते हैं। द एरिया ऑफ अ लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर इन लेंथ। कहता है कि आप ऐसे करें कि एक सबसे बड़े एरिया वाला सर्कल ड्रा करें जिसका एरिया सबसे ज़्यादा हो, सबसे बड़ा हो, और वो वाला ऐसा सर्कल हो जो एक स्क्वायर के अंदर हो और उस स्क्वायर की लेंथ ये 14 सेंटीमीटर एक साइड की हो। यानी कि बिलफर्ज मैंने यहाँ पे एक ये वाली स्क्वायर बनाई है, ये वाली स्क्वायर है, इसकी एक साइड ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी साइड 14 है, ये चारों साइडें इसकी हैं बराबर। अब वो कहता है कि इसके अंदर एक वो वाला ऐसा सर्कल ड्रा करें जो सबसे बड़ा हो एरिया में, उससे बड़ा आप ड्रा भी ना कर सकें। तो इसका मतलब है कि वो ना इसको यहाँ से ये इसका सेंटर बनता है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, और मजीद इसका अगर सेंटर देखें तो तकरीबन ये बनेगा। वैसे यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बनेगी डायग्राम, लेकिन कुछ ना कुछ बहरहाल। तो ये वाला जो सर्कल होगा ना, जो इन सेंटर वाले पॉइंट्स को ऐसे करके टच करेगा, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला एक ऐसा सर्कल है, ये वाहिद सर्कल है जो मैंने ड्रा किया है और इसका एरिया सबसे ज़्यादा आएगा। क्योंकि अगर मैं इससे बड़ा सर्कल बनाना चाहूँगा ना, तो वो इससे बाहर निकल जाएगा, इस स्क्वायर से बाहर निकल जाएगा, वो इसके अंदर फिर नहीं रहेगा। बहरहाल इस स्क्वायर के अंदर जितना भी बड़ा मैं सर्कल बना सकता था ना, मैंने बना लिया है। और ये एक ऐसा मैंने सर्कल या स्क्वायर बनाया है, अगर मैं सर्कल की स्क्वायर की बात करूं तो इसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर, उसने मुझे बता दी थी, ये बड़ा आसान नहीं, उसने मेरे लिए बड़ी आसानी कर दी। इसकी हर एक साइड 14 सेंटीमीटर है, क्योंकि चारों साइडें बराबर होती हैं, तो ये वाली इसकी हर एक साइड क्या है, 14 सेंटीमीटर है। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे दरमियान से यहाँ से ऐसे काटूं ना, ये वाला ऐसे करके, तो फिर भी पक्की बात है कि ये वाली जो टोटल लेंथ होगी ये भी 14 सेंटीमीटर ही है। अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो यहाँ से आपने नोट किया है कि ये सर्कल का डायामीटर कहलाती है। यानी कि सर्कल, अगर ये वाला सर्कल है, उसके इस एक सिरे से लेकर दरमियान से गुजर कर जब दूसरे सिरे तक एक लाइन टच करती है, ठीक है, दरमियान से गुजर रही हो, तो उसको हम डायामीटर कहते हैं। यानी कि ये रेडियस का डबल होती है। अगर डायामीटर इसका ये वाला जो ये वाली लेंथ है ना, ये भी तो 14 सेंटीमीटर ही होगी ना, क्योंकि ये वाली और ये वाली दोनों आपस में बराबर होंगी, तो ये भी 14 सेंटीमीटर है डायामीटर। तो यहाँ से आपको रेडियस आसानी से पता चल जाएगा। डायामीटर का जो हाफ होता है ना, आधा, उसको हम रेडियस बोलते होते हैं। तो ये वाला एक ऐसा सर्कल है जिसका जो रेडियस है ना वो 7 सेंटीमीटर है। वाओ, यहाँ तक इतनी बातों का आपको पता चल चुका है। लेकिन हमने असल में ये बताना था कि द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, हमने सबसे बड़े वाले सर्कल का एरिया बताना था। तो एरिया जो होता है ना सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल, इसका बेसिकली फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन मैंने आपको देखे ना कितने आसानी से यहाँ से आर की वैल्यू निकाल के बता भी दी है कि ये 7 सेंटीमीटर है। और मैंने काम भला क्या किया था, आपको बस स्क्वायर के बारे में और सर्कल जो हमने उसके अंदर ड्रा किया था ना, उसके बारे में थोड़ी सी मैंने डिटेल्स जो थी ना वो दे रहा था। और वहाँ से मुझे वैसे अचानक पता चला कि आर की वैल्यू ये आ रही है, 7 सेंटीमीटर। अच्छा तो यहाँ से हमारे पास जो एरिया ऑफ सर्कल है ना, ये वाला क्या निकलेगा, ये पाई की जगह पे आप लिख सकते हैं 22/7। बहरहाल मैं इस बार ये पाई ही लिख रहा हूँ। आर की जगह पे 7 और इसका स्क्वायर, आर की जगह पे 7 और उसका स्क्वायर आ गया बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा 22/7। ये 22/7 होता है पाई की वैल्यू। और इसको मल्टीप्लाई वाला किससे करवाऊंगा, ये 7 का स्क्वायर लूंगा तो 49 आ जाएगा, 7 7 और 49। अच्छा इन दोनों को अगर मैं कैंसिल करूंगा ना, तो मेरे पास ए का एक आंसर आएगा। ये देखें यहाँ से भला कैसे, 7 1 7 7 7 49, और 22 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 154 सेंटीमीटर, और एरिया के साथ स्क्वायर भी आएगा। तो यहाँ से देखें तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए नहीं खड़ा हुआ, ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास राइट आंसर हुआ। वाओ,
ओके। अच्छा, बाकी के ये जो क्वेश्चंस है ना नीचे जो हमारे पास है ना, ये काफ़ी सिंपल हैं, लेकिन इनमें फार्मूलाज जो है ना वो याद रखने वाले हैं। यहाँ पे x प्लस वाई की आपको वैल्यू दी हुई है, एक्स वाई की दी हुई है, और x माइनस वाई आपने फाइंड करना है। अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चंस थे ना ये आप 9th 10th में वैसे करके आते हैं। बहरहाल यहाँ पे भी हम इसको करते हैं। इसका एक फार्मूला है, x माइनस वाई जो होता है ना, इस होल का स्केयर जो होता है ये इक्वल होता है x प्लस वाई इट्स होल स्केयर माइनस 4xy के। अब जो ऐसे करें यहाँ पे ना x माइनस वाई को कुछ ना कहें x प्लस वाई की जगह पे, तो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं ना 4 का स्केयर माइनस 4, और एक्स वाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास x माइनस वाई और इसका स्केयर वैसे का वैसे इधर भी लिख लेना, ठीक है। ये 4 4 ज़र 16, 16 आ जाएगा, और माइनस कर देंगे इसमें से भला कितने, 4 3 ज़र 12, यानी कि 16 माइनस 12 करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। अब चूंकि इधर एक स्केयर है और ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस वाई की, ठीक है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ऊपर स्केयर नहीं चाहिए। तो इसका इधर भी स्क्वायर रूट ले लें और इधर भी स्क्वायर रूट। ये तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बाकी बच जाता है x माइनस वाई इक्वल भला किसके आ जाएगा, ये प्लस माइनस 4 2 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 2 2 ज़र क्या होता है 4। लेकिन यहाँ पे देखें, क्योंकि आंसर्स के अंदर कोई प्लस माइनस वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन ये प्लस का 2 तो दिया हुआ है ना, तो हमारे पास ये बेसिकली दो आंसर आए हैं x माइनस वाई के। एक हमारे पास प्लस का 2 आया और दूसरा x माइनस वाई का आंसर आया -2। तो बहरहाल ये वाला तो आंसर उन्होंने हमें दिया हुआ है ना, तो हमने वो क्लिक कर दिया है। तो 96 का जो हमारे पास आंसर हुआ वो आया 2। अब जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 97। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द सफेयर। हमने ये बताना है कि इनमें से सफेयर का फार्मूला कौन सा है। सफेयर का फार्मूला हमने बताना है। और बच्चों वॉल्यूम ऑफ द सफेयर है, जब वॉल्यूम की बात आए तो आपने याद रखना है कि पावर 3 होगी, और जब एरिया की बात आए तो आपने याद रखना है पावर 2 होगी। तो बहरहाल इसका मतलब ये हुआ कि या तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, शायद शायद हमारे पास ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है, क्योंकि इनके ऊपर पावर 3 है, ये आपने याद रखना है। ओके, लेकिन इन दोनों में से भी जो आपके पास राइट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि सफेयर का जो वॉल्यूम का फार्मूला ना वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके बच्चों, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 98। लेट ए इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ 5 सर्कल्स ऑफ रेडियस आर। कहता है कि हमारे पास फर्ज कर लें कि ए जो है ना ये टोटल एरिया है 5 सर्कल्स का। वैसे एक सर्कल का अगर एरिया हो तो उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन वो क्या कहता है कि टोटल कितने सर्कल्स हैं, 5 सर्कल्स हैं ऑफ रेडियस आर, जिनका रेडियस आर है, ठीक है, मतलब एक ही तरह के 5 सर्कल हैं। तो इसका मतलब है कि अगर एक का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो अगर एक के एरिया को मैं 5 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो वो टोटल एरिया हो जाएगा 5 सर्कल्स का। तो ये मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्टेटमेंट थी ना उसको ऐसे करके लिख दिया है कि ये हमारे पास टोटल एरिया वाला किसका आ चुका है, 5 सर्कल्स का। ओके, जिनका रेडियस सेम हो, आर रेडियस है, ठीक है। ओके, अब कहते हैं लेट बी इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ 3 सर्कल्स, यानी कि बी जो है ना ये बेसिकली 3 सर्कल्स का एरिया है जिनका रेडियस एस है, यानी कि उनका भी रेडियस सेम है जो कि एस है। तो एस का स्क्वायर इस बार लिखना है, हर बार रेडियस का यहाँ पे स्क्वायर लेना होता है, तो इस बार रेडियस कितना है, एस है, तो एस का स्क्वायर। अब वो कहता है कि आप ऐसे करें कि अगर ए और बी दोनों बराबर हों, इफ ए एंड बी आर इक्वल, यानी कि ए और बी आर इक्वल का मतलब ये बनता है कि अगर 5 पाई आर स्क्वायर ये इक्वल हो जाए 3 पाई आर स्क्वायर के, सॉरी पाई एस स्क्वायर के। यानी कि a इज इक्वल टू बी का यही मतलब बनता है ना, अगर a और b आपस में दोनों इक्वल हैं, दोनों का यानी कि एरिया इक्वल आ रहा है, तो फिर वो कहता है कि आप हमें फाइंड करके दें r डिवाइडेड बाय s की क्या वैल्यू होगी, कि अगर उनका उन दोनों का रेडियस अगर डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है। अच्छा, यहाँ से देखें ना तो ये 5 पाई और इधर है हमारे पास 3 पाई। मुझे वाला क्या चीज़ चाहिए, मुझे चाहिए r के नीचे s चाहिए, r डिवाइडेड बाय s चाहिए। तो ये जो s है ना ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ना r के नीचे डिवाइड हो जाएगा ना, इसका मतलब है कि ये r स्क्वायर डिवाइडेड बाय s स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये जो 5 पाई है ना इसको आप इधर भेज दें, तो ये इधर है पहले ऑलरेडी 3 पाई खड़ा हुआ है और वो 5 पाई उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये पाई से पाई कैंसिल, 3/5 आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास बेसिकली आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर था, इसको मैं इकट्ठा भी स्क्वायर लिख सकता हूँ।
यानी कि अगर ना भी लिखो तो मसला नहीं था, बहरहाल मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूँ, इकट्ठा सॉरी लिख रहा हूँ। आर डिवाइडेड बाई एस, इन दोनों का इकट्ठा स्क्वायर और ऊपर एक स्क्वायर रूट लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू 3/5 और इसका भी स्क्वायर रूट, यानी कि दोनों साइडों पे मैंने स्क्वायर रूट ले लिया है ताकि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, बाकी बच जाएगा आर डिवाइडेड बाई एस। और इसी की तो मुझे वैल्यू चाहिए थी, भला वो क्या आ चुकी है, 3 का स्क्वायर रूट, ऊपर वाले का अलग लिख दें, नीचे वाले का अलग लिख दें। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपका ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मैच कर दे। ये ऑप्शन नंबर बी हमारे पास खड़ा है, ऊपर 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर रूट, और ये हमने आंसर निकाल लिया, ये आर बाई एस का आंसर है। अच्छा, इसके बाद ना हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 99, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। हमने ना एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज अ सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, जो हमारे पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन बन रहा हो। यानी कि अगर हम इसमें x की जगह पे वो वाली वैल्यू लिखें तो हमारे पास ये एग्जैक्ट जो है ना 15 का आंसर आ जाए, और हमने वो वाली वैल्यू लिखनी है x की जो सबसे बड़ी हो। अब ये समझने में ना बहुत आसान है। अब ये हमारे पास आंसर है ना 15, ठीक है, और इधर हमारे पास है 10। इसका मतलब है कि अगर इसका आंसर किसी तरीके से मेरे पास 5 बन जाए तो ये 10 और प्लस में 5 करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ओके, अब यहां से यानी कि ये समझ लें कि x माइनस 5 जो है ना, मैं ये चाहता हूं कि ये किसी तरीके से 5 के इक्वल आ जाए, ठीक है। अगर ये मुझे 5 के इक्वल चाहिए तो यहाँ पे भला मैं कौन सी वैल्यू पुट करूं कि मेरे पास आंसर 5 आ सकता है। एक तो ज़ीरो है, अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दूं, ज़ीरो माइनस 5 करूंगा तो इसका क्योंकि ऊपर मॉड है तो ये आंसर मुझे 5 ही देगा, क्योंकि ये 0 माइनस 5, तो ये माइनस जो है ना इसका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा इस मॉड की वजह से, तो बाकी मॉड फिर क्या हो जाएगा, ख़त्म। ओके, अब दूसरी बात यह है कि अगर मैं x की जगह पे 10 लिख दूं तो 10 माइनस 5 हो जाएगा। अब 10 माइनस 5 करूंगा तो आंसर 5 आ जाएगा, तो प्लस वाले का मॉड जो होता है ना उसका आंसर वही मतलब प्लस में ही रहता है, और मॉड ख़त्म हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह पे अगर मैं 0 लिख दूं तो भी मेरे पास आंसर 15 बन जाता है, यानी कि ये वाली इक्वेशन फिर भी सेटिस्फाई है। लेकिन अगर मैं x की जगह पे 10 लिख दूं तो भी आंसर ये हमारे पास 15 आ रहा है। लेकिन हमें वाला कौन सा नंबर चाहिए, आंसर में देखें ना दोनों दिए हुए, 0 भी दिया हुआ है और 10 भी दिया हुआ है, और ये दोनों इसके आंसर भी हैं। लेकिन हमने ये फाइंड करना था कि इन दोनों में से ग्रेटेस्ट वैल्यू x की बतानी थी हमने, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, 10। इसका मतलब है कि इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है ना ये हमारा राइट आंसर है। आपने ऑप्शन नंबर ए को क्लिक नहीं कर देना कि यहाँ पे x की जगह पे 0 लिखे ना, तुम्हारे पास माइनस का 5 और मॉड की वजह से ये प्लस का 5 बन जाएगा, तो प्लस का 5 और प्लस का 10, आंसर 15 फिर भी आ रहा है। लेकिन इस तरीके से भला क्या होगा, ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास ना इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट परसेंट ऑफ 25 इज 5। वाओ, वेरी इजी क्वेश्चन। कहता है कि 25 का कितने परसेंट हम लें कि वो हमारे पास आंसर 5 दे। इसको आप इसको सिंपल इसी तरीके से वर्डिंग में मैं बेशक आपको लिख के दे देता हूँ, व्हाट परसेंट, यानी कि वो मुझे नहीं पता कि कितने परसेंट, यानी कि इसको मैं कह देता हूँ, फर्ज कर लो ये x% है, ठीक है। सो व्हाट परसेंट ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, व्हाट परसेंट ऑफ 25 इज 5, यानी कि इक्वल टू 5 आ रहा है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अच्छा, यहाँ से इसको मैं समझ सकता हूँ कि ये बेसिकली हमारे पास x% का x% ही रहने देता हूँ। ये 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 5/25 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूँ तो ये आ जाएगा 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25, और इसके बाद ये जो 5% होता है ना, परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100, यानी कि x का बटा हमारे पास 100 होगा, और ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई, और इधर वाला पहले क्या बचा हुआ है 1/5। तो इसको यहाँ पे देखें तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो ये x इज इक्वल टू 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 500, यानी कि x इज इक्वल टू 20% आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 25 का 20% लेंगे तो आंसर 5 आएगा, और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे ना एग्जांपल से इसको समझ भी लेते हैं, सॉल्व बाकायदा कर लेते हैं। हमने यही बोला है ना कि अगर हम 25 का 20% लेंगे, ये देखें 25 का 20%, यानी कि 20% ऑफ 25 इज इक्वल टू 5, ये हम कह रहे हैं ना। देख लेते हैं भला ये इसका आंसर 5 आता है या नहीं आता। तो ये 20 डिवाइड बाय 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 25, ये 25 1 ज़र 25 और 4 ज़र 100 होता है,
ये 4 1 ज़र 4 4 5 ज़र 20। तो आंसर हमारे पास क्या आ चुका है इस हिस्से का? इस हिस्से का आंसर हमारे पास आ चुका है 5, यानी कि इसकी जो कैलकुलेशन है ना, वो भी हमें यही कह रही थी कि आंसर 5 आना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ओवर हेयर। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस की समझ आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।